नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और दोस्तों, इस सीरीज में हम पूरे यूनिट 10 को इसी प्रकार से कवर करेंगे और लास्ट में पूरा क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधित उपबंध वर्णित है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान है इसमें निर्वाचन संबंधित जो उपबंध है ये कहां पर दिए गए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान है ना, इस भारतीय संविधान का एक भाग है जिसका नाम है भाग 15। और इस भाग 15 में हम बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो उपबंध दिया गया ये निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया। तो याद रखना है संविधान का भाग 15 और भाग 15 के अंतर्गत 324 से 329 तक जो वर्णन है ये निर्वाचन से संबंधित वर्णन है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है। अब याद रखना है दोस्तों, जो निर्वाचन आयुक्त है ना, इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन 6 वर्ष से पहले अगर ये 65 वर्ष के हो जाते हैं तो फिर इनका रिटायरमेंट हो जाता है। मतलब इनका जो टाइम पीरियड होता है ये कितना होता है, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और रिटायरमेंट की डेट कितनी, 65 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो जो भी पहले हो जाए वो आपका यहाँ पर होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है या प्रदान की जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, किसको राष्ट्रीय दल का दर्जा देना है, किससे दर्जा छीनना है, ये सारा काम कौन करता है। तो याद रखना है ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ये जितने भी दल है या जितनी भी पार्टियां है उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। इसका भी एक समय सीमा होती है, इसका भी एक कुछ रूल्स होते हैं, उसके यहां पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना दोस्तों, इसका जो पद है वो किसके समान होता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है ना दोस्तों, इस सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है इसके बराबर होता है भारत का निर्वाचन आयुक्त। अब यहाँ पर एक शब्द ध्यान देना, न्यायाधीश की बात कर रहा हूं ना कि मुख्य न्यायाधीश की। अगर मुख्य न्यायाधीश आ जाए तो ये गलत होगा। जो न्यायाधीश है उस न्यायाधीश के बराबर होता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश के बराबर। तो भारत का निर्वाचन आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। एक एक शब्द पर आपको ध्यान देता है क्योंकि विगत वर्षों में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। अगला, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग में जो पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए थे उनका नाम था सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे। अब देखो, भारत का जो निर्वाचन आयोग है इस निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो याद रखना है दोस्तों, इसका गठन किया गया 25 जनवरी सन 1950 को। और 25 जनवरी सन 1950 को जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे वो कौन बने थे, तो सुकुमार सेन बने थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे चुना गया था, तो सुकुमार सेन को चुना गया था। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है। अगला, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है। तो वर्तमान में याद रखना है दोस्तों, जो राजीव कुमार साहब है ना, ये राजीव कुमार साहब वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त है। फिर आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से क्रम के है, तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये 25वें नंबर के थे, 25वें नंबर के। इनसे पहले 24वें नंबर के कौन थे दोस्तों, तो 24वें नंबर के थे सुशील चंद्रा। कौन थे, तो सुशील चंद्रा जो थे, ये सुशील चंद्रा इनसे पहले थे और ये 24वें नंबर के थे। और 25वें नंबर के वर्तमान में राजीव कुमार साहब है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, किसी वयस्क नागरिक को धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मत अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कोई भी नागरिक हो उसको लिंग, जाति, धर्म के आधार पर वोट डालने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये किस में बताया गया, तो याद रखना है दोस्तों, ये अनुच्छेद 325 में बताया गया। अनुच्छेद 325 में ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उससे भेदभाव किए बिना अब वोट दे सकता है। अनुच्छेद 325 में ये बात की गई। अगला,
निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो निर्वाचन आयोग है ना, इसका जो नोडल एजेंसी है ये कौन है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय है। कौन सा है? तो विधि और न्याय मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, रेगिंग, चुनाव में धांधली, बूथ कैंचरिंग, हिंसा व अनियमितता के आधार पर निर्वाचन को रद्द करने का अधिकार किसमें है? तो देखो, अगर मान लो कहीं भी चुनाव हो रहे और कहीं भी धांधली हो गए, कोई ने ईवीएम को तोड़ दिया या कुछ भी ऐसी हिंसा जैसी घटना हुई, तो वहां पर जो निर्वाचन आयोग है ना दोस्तों, ये निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है? तो चुनाव को रद्द कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगर धांधली हुई या कुछ भी हुआ तो निर्वाचन आयोग चुनाव को रद्द कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत के निर्वाचन के लिए अभी तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा सका? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट बताना है कि भाई अभी तक परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया गया। अब परिसीमन आयोग होता क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, जो परिसीमन आयोग है ना, ये परिसीमन आयोग का काम क्या होता है? तो मान लो कोई भी क्षेत्र हुआ, उस क्षेत्र में जो सीटें हैं उनको कितना बढ़ाना घटाना है, कहां पर सीटें कम ज्यादा करनी है, तो ये सब काम किसका है? तो ये परिसीमन आयोग का काम है। और अभी तक टोटल 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया भारत में, 5 बार किया गया। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? अब देखो, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। चुनाव की जो अधिसूचना जारी करता है ना, ये कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में परिसीमन से संबंधित क्वेश्चन पूछा, तो कब कब किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक, सबसे पहले 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, फिर 1962 में किया गया, फिर 1972 में किया गया, फिर 2002 में किया गया, और जो नया परिसीमन बना था ना दोस्तों, ये 2020 में बनाया गया था। तो इस प्रकार से टोटल 5 परिसीमन आयोग का गठन अभी तक किया जा चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में निर्वाचन की जो चुनाव की अधिसूचना जो जारी करता है वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला, सुशील चंद्रा कौन से क्रम के निर्वाचन आयुक्त थे? तो मैंने बता ही दिया, 24वें नंबर के सुशील चंद्रा थे, और वर्तमान में 25वें नंबर के कौन है? तो राजीव कुमार। राजीव कुमार आपके 25वें नंबर के वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। अगला, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई 25 जनवरी सन 1950 को आपका क्या हुआ? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। अब 25 जनवरी को हुआ ना दोस्तों, तो इसी 25 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है? तो इसी 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? तो इसकी शुरुआत होती है सन 2011 में। तो 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अगला, लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा या उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वयस्क मताधिकार के बारे में जो उल्लेख है, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 326 में ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो गया या उसकी उम्र 18 साल की हो गई, वो उसे वोट देने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 326 में दिया। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वोट देने का जो अधिकार है, ये वोट देने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 326 में दिया गया। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बनता है दोस्तों कि जब 1950 में आपका संविधान बना था ना, तो उस समय जो वोट देने की उम्र थी, ये वोट देने की उम्र क्या बताई गई थी? 21 वर्ष बताई गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों? तो बाद में 61वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन किया गया। और कब किया गया? तो 1988 में किया गया। 1988 में। और ये जो वोट डालने की उम्र है ना, ये 18 वर्ष की गई। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत वोट डालने की उम्र 18 वर्ष की गई। वोट डालने का अधिकार 326 में दिया गया। वयस्क मताधिकार जो है, ये अनुच्छेद 326 में दिया गया। अगला,
भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। अब देखो, भारत में निर्वाचन संबंधित जितने भी काम है, अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, तो याद रखना है ये जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है जन प्रतिनिधि अधिनियम जो है ना 1951, इसके तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको ये अधिनियम याद रखना ही रखना है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का संबंध किससे है? तो निर्वाचित से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य में किया? सबसे पहले तो सीधा पूछ सकता है कि भाई ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसका फुल फॉर्म है? तो ये ईवीएम का फुल फॉर्म है। इसका सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया दोस्तों? तो सबसे पहले उपयोग केरल में किया गया। केरल में कब किया गया? तो कब किया गया? 1982 में सबसे पहले केरल में ईवीएम का उपयोग किया गया दोस्तों। ईवीएम का उपयोग किया गया, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला, वीवीपैट मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो वीवीपैट क्या होता है, ये क्लास के लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन करूंगा, पूरा फोटो आपको दिखाऊंगा। तो जो वीवीपैट है ना दोस्तों, इसका सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया? तो नागालैंड में किया गया। नागालैंड में किया गया। और कब किया गया? तो सन 2013 में किया गया दोस्तों। 2013 में जो वीवीपैट है, इसका सबसे पहले उपयोग नागालैंड में किया गया। अब यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन हम करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। आपका 5 मिनट में पूरा भारतीय निर्वाचन आयोग में कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपसे पूछे भाई इसका गठन कब किया गया, तो 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये कैसा निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब ऐसा निकाय जिसका संविधान में वर्णन है। तो संविधान में कहां पर वर्णन है? तो अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। 324 क्या कहता है? कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, ये अनुच्छेद 324 कहता है। अगर आपसे पूछे कि भाई संविधान में और कहां पर इसका वर्णन है, तो याद रखना है दोस्तों, जो संविधान का भाग 15 है ना, इस संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जितने भी आर्टिकल है, इस सब में किससे संबंधित प्रावधान है? तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। तो ये आपको याद रखना है, संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित है। अब बात आती है कि भारतीय निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र भी किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। और इनको हटाता कौन है? तो इनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति कब हटाता है? सुप्रीम कोर्ट एक जांच करता है कि भाई क्या इन्होंने गलत किया। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति इनको हटाता है। फिर बात आती है कि इनकी सदस्य संख्या कितनी है। तो सदस्य संख्या आपको याद रखना है दोस्तों, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मतलब एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसके सपोर्टर में 2 और अन्य आयुक्त याद रखना है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कि जब 1950 में आपके निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, तो उसमें उस टाइम सिर्फ इसमें कितना व्यक्ति था? सिर्फ एक ही व्यक्ति इसमें काम कर रहा था 1950 में। लेकिन 1950 के बाद 1989 में हम जैसे पहुंचे, तो 1989 में इसमें क्या बोल दिया कि भाई एक व्यक्ति तो मुख्य होगा और 2 और इसके लिए सपोर्टर में रहेंगे। मतलब टोटल कितने लोग रहेंगे? 3 रहेंगे। लेकिन 1989 के बाद 1990 में जब हम पहुंचे, तो 1990 में फिर ये बोल दिया कि नहीं भाई, इसमें 3 लोग नहीं, इसमें सिर्फ एक ही लोग रहेगा। और 1990 के बाद में 1993 में जैसे हम पहुंचे, तो फिर ये बोल दिया कि एक व्यक्ति मेन रहेगा और 2 और अन्य आयुक्त रहेंगे। मतलब इस प्रकार से इसमें 3 लोग रहेंगे। तो वर्तमान में ये 1993 से वर्तमान तक सेम चल रहा है। तो अभी इसमें टोटल कितने लोग काम करते हैं? तो 3 सदस्य इसमें काम करते हैं। बात आती है इनकी पद अवधि की। तो पद अवधि कितनी है दोस्तों? तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है। लेकिन 6 वर्ष के पहले अगर ये 65 वर्ष के हो जाते हैं, तो इनका क्या होता है? रिटायरमेंट हो जाता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अगर आपसे पूछे कि भाई प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सुकुमार सेन साहब जो है, ये सुकुमार सेन भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। अगर आपसे पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये रमा देवी, वीएस रमा देवी जो थी, ये सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में राजीव कुमार जो है, ये राजीव कुमार 25वें नंबर के भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और राजीव कुमार से पहले सुशील चंद्रा थे, जो कि 24वें नंबर के थे। तो 24वें नंबर के सुशील चंद्रा और वर्तमान में 25वें नंबर में कौन है? राजीव कुमार वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है।
अब बात आती है दोस्तों, अभी अपन ने बात किया कि संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है। तो एक एक अनुच्छेद भी अपने को याद रखना है कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें दी गई है। तो अनुच्छेद 324 ये कहता है दोस्तों कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, निर्वाचन आयोग की स्थापना, उसकी संरचना क्या होगी और सेवा शर्तें क्या होगी, ये सारी की सारी बातें किसमें की गई, 324 में की गई। मैंने अभी आपको बताया कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को की गई। इसकी संरचना क्या है, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। सेवा शर्तें कौन राष्ट्रपति तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई। फिर मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 325 जो है, ये 325 में निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये किस में बताया गया, तो 325 में निर्वाचन नामावली तैयार करना। और साथ ही 325 में ये भी बताया गया कि बिना किसी भेदभाव के, किसके, बिना किसी भेदभाव के निर्वाचन नामावली को तैयार करना, ये 325 में बताया गया। 326 की हम बात करें तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो वोट देने का अधिकार है, ये वोट देने के अधिकार की बात किसमें की गई, तो वोट देने का अधिकार की बात 326 में की गई। क्वेश्चन पूछ ले कि वोट देने का अधिकार किसके तहत है, तो अनुच्छेद 326 के तहत। और इसी के तहत क्या किया गया दोस्तों, तो 61वां संविधान संशोधन किया गया सन 1988 में। और इसी 1988 के तहत जो वोट डालने की उम्र है, ये 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई, 18 वर्ष की गई, 18 वर्ष की गई। फिर बात आती है अनुच्छेद 327 में। तो जो संसद है ना दोस्तों, इसमें निर्वाचन संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है संसद को, वो 327 के तहत की गई। और अनुच्छेद 328 में जो विधानमंडल है, उसको कानून बनाने की शक्ति किसमें, 328 में। देखो, अगर भारत का निर्वाचन आयोग है तो संसद जो है कानून बनाएगी, अगर राज्य का है तो राज्य की विधानमंडल बनाएगी। तो संसद को 327 के तहत और राज्य को 328 के तहत विधानमंडल को। और 329 में क्या दिया गया, तो निर्वाचन संबंधी जितने भी मामले हैं उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ये किसमें की गई, तो ये 329 में की गई। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये अनुच्छेद है जो कि आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों ईवीएम की। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि भाई जो ईवीएम है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस ईवीएम का फुल फॉर्म है। और ये जो पूरी आपको मशीन दिखाई दे रही है ना, ये पूरी कहलाती है ईवीएम। इसका सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया, तो 1982 में सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया गया, केरल में किया गया। अब दोस्तों ये जो ईवीएम है ना, इस ईवीएम के टोटल 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से, तो एक तो ये जो पहला पार्ट आप दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है बैलेट यूनिट। क्या बोला जाता है, बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट में आप क्या करते हो दोस्तों, तो जिस भी व्यक्ति को आपको वोट डालना है उसके सामने वाला जो बटन आप दबाते हो वो आपका बैलेट यूनिट होता है। और ये आपका दिखाई दे रहा है, ये बैलेट यूनिट है। जैसे आपने बैलेट यूनिट में कोई बटन दबाया दोस्तों, उस बैलेट यूनिट में जो बटन आप दबाते हो, उस व्यक्ति का नाम या जिसको आपने वोट दिया उस व्यक्ति का नाम और जिस भी चिन्ह पर आपने वोट दिया वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और इस मशीन को बोला जाता है क्या दोस्तों, वीवीपैट मशीन। क्या बोला जाता है, वीवीपैट मशीन। और ये जो वीवीपैट मशीन है ना दोस्तों, इसका सबसे पहले 2013 में उपयोग कहाँ किया गया, नागालैंड में किया गया। नागालैंड में वीवीपैट का सबसे पहले उपयोग किया गया। और दोस्तों ये जो वीवीपैट और आपका जो बैलेट यूनिट है, इन दोनों को जो कंट्रोल करती है ये वाली मशीन करती है। और इसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। कौन सी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इन सबको कंट्रोल कौन करती है, कंट्रोल यूनिट करती है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझो, आपने इस पर क्या दबाया, तो इस पर बटन दबाया। बटन दबाने के बाद इस पर आपको क्या दिखा, तो इस पर फोटो दिखा और इस पर फोटो दिखा। और इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करती है, कंट्रोल यूनिट करती है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये जो वीवीपैट है ना दोस्तों, इसका उपयोग सबसे पहले 2013 में नागालैंड में किया गया। लेकिन इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो वो मैं आपको बताता, वी फॉर वोटर, वोटर वेरीफाइबल, वेरीफाइबल पेपर, पेपर, ठीक है, पेपर ऐसे लिखते हैं, पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये वीवीपैट का फुल फॉर्म है। 2013 में नागालैंड में इसका उपयोग किया गया था। ये चीज भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, जो कि आपके, देखो सारी चीजें तो क्लियर हो ही गई है, वैसे कुछ बचा नहीं है बताने को, पर ये 2-3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है।
अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि सबसे पहले जो नोटा नोटा का जो उपयोग किया गया, ये नोटा का सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया, तो सबसे पहले इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में किया गया था दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया गया था। अगर आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबाते हो, ये इसका प्रयोग छत्तीसगढ़ में किया गया। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है दोस्तों, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई, तो सन 2011 से इसकी शुरुआत की गई। फिर आपसे एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि भाई अभी भारत में टोटल कितनी पार्टियां काम कर रही है या कितनी राष्ट्रीय पार्टियां है, ये आपको बताना है। तो याद रखना है, वर्तमान में भारत में टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टियां है दोस्तों, 6 राष्ट्रीय पार्टियां है। ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें और आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी थी। तो ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें पूरे निर्वाचन आयोग को मैंने आपके सामने कवर कर दिया। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।